Hello everyone. My name is Dharmendra Kumar Sharma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department in IMT Group of Colleges, Greater Noida. Today I'm going to deliver a lecture on Electrical Machine 1. Here, Machine 1 is divided into 4 parts, or we can say it is divided into 4 units. Each unit content describing here. Unit 1 contains Introduction to Electrical Machines. Second unit contains DC machines. Third unit contains single phase transformer, and fourth unit contains three phase transformer. I'm writing here, wait. इन तीनों यूनिट्स को हम जब एक्सप्लेन करेंगे, चारों यूनिट्स को टोटल सिलेबस में चारों यूनिट्स को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए. बेसिक मींस मशीन्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, ईएमएफ क्या है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल करंट से. तो करंट हमारा क्या होता है, जनरली हम करंट को जब डिफाइन करते हैं तो करंट कहलाता है हमारा, वेट हियर, current, electric current, what is current? The flow of charge is known as current, or we can say charge. What is charge? Here we have to denote q is the charge, I for current, t is the time. Its definition we can write I equals to dq upon weight. I equals to dq upon dt means dq हमको हम डिफाइन कर सकते हैं the change in charge, dt change in time, then the change in charge with respect to change in charge, change in time is known as current. इसको हम किस में डिनोट करते हैं, एम्पियर में. यानी मेजर जब हम करेंगे तो एम्पियर में मेजर करेंगे, तो एम्पियर इज द यूनिट एंड आई इज फॉर करंट. तो सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं करंट को कि करंट हमारा क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं. कि जो भी हमारा चार्ज है अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसी को हम करंट कहते हैं. बट करंट आया कहाँ से, करंट हमारा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हमारा क्रिएट होता है. तो जिस डायरेक्शन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. नेक्स्ट, करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, तो इससे पहले हम करंट से पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ईएमएफ. ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स, इसका देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव इंडिकेट कर रहा है मोशन को, फोर्स. तो जब कोई फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करती है किसी सर्किट में फ्लो होने के लिए, द फोर्स विच मोटिवेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन ए क्लोज सर्किट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको विद्युत वाहक बल. तो विद्युत वाहक बल क्या है, वह बल जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत किसी बंद परिपथ में फ्लो करती है, उसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेट, ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपना एक लॉ दिया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. तो यहाँ सपोज हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं. इस सर्किट में हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस लगा है, क्लोज सर्किट है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमने V मान लिया, रेजिस्टेंस
हमारा आर से हमने डिनोट कर दिया। अगर ये सर्किट क्लोज रहेगा और वोल्टेज सोर्स इसमें रहेगी तो यहाँ एक करंट फ्लो करेगा। द फ्लो ऑफ करंट is from positive terminal to negative terminal, or we can say the current always flow from higher potential to the lower potential। तो ओम्स ने एक नियम बनाया कि करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट प्रोवाइडेड उसने एक कंडीशन भी दे दी यहाँ पर कि फिजिकल कंडीशंस हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो फिजिकल कंडीशंस वो कांस्टेंट रहेंगी। फिजिकल कंडीशंस में आता है प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, राइट। तो हम यहाँ ओम्स ने क्या किया कि अगर कोई धारा है वो किसी सर्किट में बहने वाली जो धारा है वो उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो उस सर्किट पर अप्लाइड है, और कंडीशन बशर्ते कि जो उस जो सर्किट है जहाँ वो सर्किट रखा है प्लेस्ड है वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज provided that the physical conditions like the temperature, pressure should be constant। So we can write here Ohm's law, I is directly proportional to V। We can write I equals to V upon R। 1 upon R is the proportionality constant। 1 upon R को हम क्या बोल रहे हैं, proportionality constant। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो V equals to आई आर, एक फॉर्मूला हमारा जनरेट होके आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेमिंग। ये है हमारा ओम्स लॉ। इसमें कोई वो नहीं है। V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। V को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर्स में, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही उसने R को ही ओम्स बोल दिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फैराडे लॉ। सॉरी, फ्लेमिंग्स लॉ। फ्लेमिंग्स भी एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी अपने 2 लॉ दिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए आप हम क्या करते हैं कि ऑल द 3 फिंगर्स को हम इस टाइप से अरेंज करते हैं जिससे कि तीनों फिंगर्स हमारा 90 डिग्री पे रहें, एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस हम कर देंगे। तो इसमें हमारा थंब है, 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है। थंब आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि इंडिया में हमारा सीबीआई है ना। सीबीआई मीन्स यहाँ इंडिया में है कि सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही आपने अमेरिका में भी सुना होगा कि वहां पर है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट यहाँ एफबीआई, राइट। बट यहाँ पर जो हम एफबीआई, एफ जो डिनोट कर रहा है थंब को डिनोट कर रहा है, बी जो डिनोट कर रहा है 4 फिंगर को, और मिडिल फिंगर को आई डिनोट कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, एफ का मतलब है यहाँ पर फोर्स, एफ बी आई। तो एफ का मतलब है यहां डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इन तीनों फोर्सेस को एक दूसरे के से 90 डिग्री पर अगर हम प्लेस करते हैं, है ना, तीनों के बीच जो एंगल है वो एग्जैक्टली कितना है, 90 डिग्री है। तीनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हम मान रहे हैं कि ये थंब है हमारा,
दिस इज forefinger and this is middle finger. थंब जो डिनोट करेगा वो F को डिनोट करेगा, फोर फिंगर B को और मिडिल फिंगर का I को। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई भी दो क्वांटिटीज पता होंगी तो हम थर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। FBI, थंब किसको डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, B डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड I को डिनोट कर रहा है मिडिल फिंगर, करेक्ट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसको हम बोलते हैं, ये फ्लेमिंग ने दिया। ऐसे ही फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो हमने लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किया वो राइट हैंड पे अप्लाई किया है। वहाँ भी हम वेट ए मिनट, यहाँ पर भी हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसमें क्या करना है, हमें राइट हैंड को कंसीडर करना है। राइट हैंड के फिर से वही थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हमें इस हिसाब से अरेंज करना है कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे या परपेंडिकुलर हम उसको अरेंज कर देंगे। जब अरेंज कर देंगे तो यहाँ जो थंब है वो फिर से F मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ EMF को डिनोट करता है, और फोर फिंगर यहाँ पर हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। मीन्स ओनली चेंज क्या है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड जो अप्लाई किया जाता है वो मोटर के लिए अप्लाई किया जाता है, और राइट हैंड जो रूल है वो DC जनरेटर के लिए हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें मिडिल फिंगर हमारा डायरेक्शन ऑफ EMF को डिनोट करता है। तो EMF को हमारा यहाँ डिनोट कर रहा है, इसलिए हम फ्लेमिंग्स, ये था हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, राइट। इसमें अगर ये थंब है तो थंब डिनोट करेगा F को, इससे 90 डिग्री पर फोर फिंगर जो डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर डिनोट करेगी डायरेक्शन ऑफ EMF को। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सब्जेक्ट पर आते हैं। तो यूनिट 1 है, इसमें सब्जेक्ट का नाम हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, और सब्जेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल मशीन 1। इसमें हम, जैसा कि हमने बताया कि यूनिट 1 है, और यूनिट 1 में है हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक मशीन, मशीन। तो मशीन क्या है? मशीन एक डिवाइस है जो किसी भी वर्क को इजीली कंप्लीट कर सकती है। अगर वो मशीन, वही डिवाइस को हम इलेक्ट्रिसिटी से रन कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाता है। जनरली हम मशीन एक कॉमन वर्ड है जो हम DC, यहाँ पर हम DC मशीन्स की बात करेंगे, क्योंकि AC मशीन्स सेकंड पार्ट में है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में DC मशीन्स आएगा। DC मशीन्स में हमारे दो डिवाइसेस को, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को डिनोट करता है मशीन, हम कॉमन वर्ड हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स बोल रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल मशीन अगर हम बोल रहे हैं तो ये डिनोट कर रहा है मोटर एंड जनरेटर। मोटर और जनरेटर बोथ कॉमन को, इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर को यहाँ कॉमन हम बोल रहे हैं मशीन। तो मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है? तो हम पहले सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं मोटर को। व्हाट इज मोटर? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि मोटर क्या है। तो अगर हम यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं और उस ब्लॉक डायग्राम में बोलें कि ये मोटर का ब्लॉक है, तो इनपुट क्या है इसको और इसका आउटपुट क्या होगा। तो मोटर को आप लोगों ने देखा होगा, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं,
और आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, मोटर रोटेट करने लगती है। मीन्स इनपुट हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसको कौन सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट पे हमें मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि मोटर क्या हो गया, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, करेक्ट। तो हम डिफाइन कर सकते हैं मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सेम सेकेंड हमारा डिवाइस है जनरेटर। तो यहां पर हम एक ब्लॉक बनाएंगे जनरेटर का। ये ब्लॉक हमारा हो गया जनरेटर का। वही सेम कंडीशन हमारी रहेगी कि जनरेटर को इनपुट क्या दे रहे हैं हम और आउटपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो जनरेटर को जनरली हम क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं। और आउटपुट पर हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट पर मिल जाती है। तो जनरेटर क्या हो गया, जनरेटर भी एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमारी ये मशीन्स हो गई। तो दोनों मशीन्स को हम जब हम कहते हैं कि हैं क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, तो कंबाइनली हम इनको बोल देते हैं दीज आर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इनको EMEC डिवाइसेस, मीन्स इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी conversion device, means those device which converts electrical energy into mechanical energy or vice versa is known as electromechanical energy conversion devices. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क। तो टॉर्क हमारे यहाँ अलाइनमेंट है कि टॉर्क की वजह से हमारे कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं, बट उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो जब हम अगर कोई कंसीडर करें, यहाँ सपोज करो एक व्हील हमने कंसीडर किया, कोई एक सेंटर पॉइंट है, अगर हम इस व्हील पर एक फोर्स लगाते हैं F, तो यहाँ इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मीन्स अगर हम ये इस सर्किल का रेडियस मान लें R, तो एक फोर्स यहाँ पर लगेगा और व्हील्स स्टार्ट्स रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो क्लॉकवाइज हमारा व्हील हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फोर्स हमने लगाया, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से व्हील अगर इट इज फ्री टू रोटेट, अगर ये फ्री है रोटेट करने के लिए, तो व्हील क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। मीन्स व्हील फोर्स और आर रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस, तो हमारे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया और फोर्स हमें जब लगाया तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर गया। तो हम टॉर्क को हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क को जनरली टी या टाउ से डिनोट करते हैं, F इंटू आर, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की जब हम जनरली डेफिनेशन देते हैं तो क्या होता है, द मेजर ऑफ कॉजिंग रोटेशन। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, द मेजर ऑफ कॉजिंग रोटेशन। मेजर ऑफ कॉजिंग रोटेशन मीन्स कोई एक ऐसा मेजर जिसकी वजह से रोटेशन कॉज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज टॉर्क।
तो ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन टॉर्क के लिए। तो यहाँ हम टॉर्क को एक्सप्लेन, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टॉर्क है क्या, कि फोर्स अगर ज़ीरो है तो टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स होना बहुत ज़रूरी है टॉर्क के लिए, और टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स वहाँ अगर क्रिएट हुआ है और कुछ रोटेशन हो रहा है, मीन्स रोटेशन अगर क्रिएट हो रहा है दैट इज टॉर्क, अदरवाइज अगर कोई रोटेशन क्रिएट नहीं हो रहा है तो टॉर्क भी वहाँ पर ज़ीरो होगा। तो टॉर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड, या जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो पार्ट, मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। मीन्स आउटर जो स्टेशनरी होता है उसको हम स्टेटर बोल देते हैं, और जो मिडिल में रहता है जो रोटेट करता है उसको हम रोटर बोलते हैं। स्टेटर या रोटर दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड्स मींस मैग्नेट्स होती हैं। तो मैग्नेट्स की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेट्स हमारी दो टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है और एक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हमारी जनरली नेचर में अवेलेबल है, जैसे कि हम अर्थ को भी कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं उस पर, ऐसे ही हम अगर हम कंसीडर कर लें कि कोई एक पीस है हमारा, एक परमानेंट मैग्नेट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो सपोज एक पीस हमने कंसीडर किया, दिस इज द मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट आपने देखी होगी, जिसको सिंपली हम चुंबक बोल देते हैं। तो मैग्नेट होता क्या है, परमानेंट मैग्नेट का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें परमानेंट रहेगा। मींस हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मींस जो मैग्नेटिक, आपने सब पढ़ा होगा, अगर हम इसको एन मान लेते हैं नॉर्थ पोल और इसको एस मान ले रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को एंटर करती हैं, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। तो हमने यहाँ दिखाया है, दीज आर द फ्लक्स लाइंस। तो नॉर्थ टू साउथ, अगर हम इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ में क्रिएट, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है हमारा वो नॉर्थ टू साउथ रहेगा। ये हमारी परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब है कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो कभी भी वहाँ पर डिसअपियर नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगी। करेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे ही हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपियर हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जब तक है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। जैसे सपोज करो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम कोई आयरन का एक पीस कंसीडर कर लेते हैं, suppose this is the piece of any ferromagnetic magnetic material। इस पर हमने क्या किया, कुछ कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड कर दिए। तो जब हम कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड किए और दो कॉन्टैक्ट हमें मिल गए, उनको जब हम किसी सप्लाई से सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, सपोज ये सप्लाई सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है V वोल्ट, तो यहाँ से करंट फ्लो करना, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ से, अगर ये स्विच क्लोज है, स्विच एस इक्वल टू क्लोज, अगर ये स्विच क्लोज है तो क्या होगा, एक करंट आई फ्लो यहाँ से करना स्टार्ट कर देगा। दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स में जब करंट जाएगा तो एक प्रोडक्ट हमें मिलता है एन आई, उसको बोलते हैं हम एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, द फोर्स विच रिक्वायर टू एस्टेब्लिश ए मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर। तो वो ये कोई फोर्स है, अगर ये फोर्स नहीं रहेगा तो फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्लक्स की डेफिनेशन जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, फाई इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ पर हमारा एमएमएफ रहेगा और यहाँ पर रिलक्टेंस रहेगा। रिलक्टेंस क्या है, जैसा आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ा होगा
कि एक रेजिस्टेंस टर्म होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। हाँ, रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रेजिस्टर और एनी मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो जो भी करंट को के फ्लो को अपोज कर रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जब मैग्नेटिक सर्किट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस इज द property of magnetic circuit which opposes the flow of flux। जो फ्लो ऑफ फ्लक्स के अपोज करता है उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। तो फ्लक्स का हमारे यहाँ फॉर्मूला बन गया फाई इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो फाई फाई हमारा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स एमएमएफ पे। मीन्स एमएमएफ ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स ज्यादा रहेगा, एमएमएफ कम रहेगा तो फ्लक्स भी हमारा यहाँ पर कम हो जाता है। तो यहाँ की हम बात कर रहे थे, जो ये फ्लक्स है यही मैग्नेटिक फ्लक्स है। दिस फ्लक्स इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो ये अगर फ्लक्स यही है, जो यहाँ पर ये फ्लक्स लाइंस हम डिनोट कर रहे हैं, तो जब हम फ्लक्स लाइंस को कंबाइन कर देते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में हमारा कोई डिफरेंस नहीं समझना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। मैग्नेटिक फील्ड बोल दो या मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो यहाँ पर जब हम सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक करंट हमारा फ्लो करेगा। जैसे ही हम यहाँ स्विच एस को ओपन कर देंगे तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे ही एस को हमने स्विच को ओपन किया तो क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा तो एमएमएफ मींस एनआई वो भी जीरो हो जाएगा। जब एमएमएफ जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स हमें पता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। मींस जब तक हमारा करंट फ्लो कर रहा है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही हम करंट को डिस्कनेक्ट करेंगे, मींस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के मैग्नेट्स को जो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। दिस इज electromagnet and this is permanent magnet। राइट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं वो टॉर्क ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड्स को अलाइन करते हैं तो उनकी वजह से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना होगा या कितना होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स कंसीडर करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं टॉर्क ड्यू टू alignment of magnetic fields। तो यहां पर हमने दो मैग्नेट कंसीडर की। सपोज एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल लेफ्ट में, साउथ पोल राइट में। एक दूसरा मैग्नेट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। तो हमें देखना है कि यहाँ फोर्स हमारा कौन सा क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही फिर से हमने एक मैग्नेट कंसीडर किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पर भी हमने दूसरा मैग्नेट कंसीडर किया, यहाँ पर हमने पोलरिटी चेंज कर दी। पहले मैग्नेट में हमने देखा ये नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जब दो डिफरेंट पोल आते हैं तो उनके बीच जो फोर्स क्रिएट होता है, कोई भी दो डिफरेंट अगर मैग्नेट्स हमारे आएंगे तो उनके बीच जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। यहाँ पर सेम पोलरिटी के पोल्स हैं तो यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, राइट। तो अगर पोलरिटी सेम है तो फोर्स ऑफ रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर डिफरेंट पोलरिटी के पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, सपोज करो हम किसी परमानेंट मैग्नेट को कंसीडर करते हैं और किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं
ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो सपोज ये एन पोल है, सॉरी ये एस पोल, ये एन पोल। तो यहाँ पर देखो ये अट्रैक्शन होगा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो मूवमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। टॉर्क यहाँ पर कितना हो जाएगा? जीरो। ऐसे ही सपोज ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और हमने उसी पोल को हल्का सा मूव करा दिया। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, सेंटर। तो यहाँ क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये एन पोल इस एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, और ये सेम ऐसे ही एस पोल ये इस एन पोल को अट्रैक्ट करेगा। देयर इज ए मूवमेंट, यहाँ का होगा मूवमेंट होगा। तो हम इसको बोलते हैं कि टॉर्क हमारा पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। परमानेंट मैग्नेट प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड अगर हम प्लेस करते हैं, तो अगर वो पैरेलल है एक दूसरे, कोई वो एंगल नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर हमारा टॉर्क जीरो हो जाता है। और अगर कुछ हम एंगल पे प्लेस करते हैं तो टॉर्क हमारा पॉजिटिव आता है। तो टॉर्क ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन लेटर नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट हमारा जो पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ेंगे, कि कैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।